इंद्र प्रस्थ से दिल्ली तक इंतजार हुसैन। कोई भी बस्ती अपना आप आसानी से नहीं दिखाती, और फिर दिल्ली ऐसी बस्ती जिसके मुतालिक मीर ने खबरदार किया था कि और बस्ती नहीं, ये दिल्ली है। हम आप किस शुमार कितार में हैं? वो जो दिल्ली के गली कूचों की खाक फांक फांक के दिल्ली के रेवड़े बन गए थे, उन्हें भी इस बस्ती ने अपना आपा कितना दिखाया। जितना दिखाया उससे ज़्यादा छुपा लिया। तो मेरी इस कोशिश को बस शौक फजूल जानिए। सच पूछो तो मुझे तो दिल्ली की बस एक शाम ने बावला बना रखा है। भादों की ये उदास शाम दम भर के लिए मुझ पर जाहिर होकर ओझल हो गई। दोबारा बयान करना इसे मकसूद नहीं, पहले भी इसे कहाँ बयान कर पाया था, बस इशारा कर रहा हूँ। ये तकसीम से 2.5-3 बरस बाद की एक शाम थी। मैं जतन करके दिल्ली पहुँचा हुआ था। जब हमने उस मुबारक कूचे में कदम रखा जिसे हज़रत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहते हैं, तो दोनों वक्त मिल रहे थे। मगर वो जो यहाँ गहमा गहमी नज़र आती थी और खवे से खवा छिलता था, वो गायब। वो जो दरगाह से बाहर गुलाब, अगरबत्ती, मोमबत्ती की दुकानों पर ख़रीदारों का हुजूम होता था, वो भी नज़र नहीं आ रहा था। अंदर खामोशी का डेरा था। किसी सिमत से 3 कव्वालों की टोली गले में हारमोनियम डाले नमूदार हुई। हारमोनियम उतार कर सामने रखा और फौरन ही शुरू हो गए। घर घर में उदासी छाए है, शब्बीर मदीना छोड़ चले। हमने थोड़ी देर इन्हें सुना और फिर बाहर निकल आए। हम यानी मैं और अपने पुराने दोस्त जिनका मैं मेहमान था, रेवती और सिंह। रेवती ने कहा, तुझे पता है गालिब का मज़ार भी यहीं है, चलो उस तरफ भी होते चलें। और हम पगडंडी से उतरकर लंबी लंबी घास के बीच चलने लगे। जन्म अष्टमी गुजर चुकी थी। घास सावन भादों के छींटे खा खा कर कितनी सब्ज और कितनी लंबी हो गई थी। इसी घास के बीच एक उजाड़ चबूतरा नजर आया। इर्द गिर्द कच्ची पक्की 4 दीवारी, अंदर 3 खस्ता हाल कब्रें। एक कब्र गालिब की थी। मैंने फातिहा पढ़ी, हम बाहर निकल आए। फिर लंबी लंबी घास के बीच चलने लगे। इर्द गिर्द खामोशी का डेरा था। सिर्फ दूर से आती हुई एक मोर की झंकार ने इस खामोशी को तोड़ा था। इसके बाद खामोशी और गहरी हो गई थी। मेरे हाफजे में अमीर खुसरो का वो दोहा मंडलाने लगा जो मैं अभी इनके मज़ार पर पढ़ कर आया था। गोरी सौदे सेज पे और मुख पे डारो केस, चल खुसरो घर अपने सांझ भई चौंदेस। इसके बाद मुझे दिल्ली जाने के लिए 30 साल तक इंतज़ार करना पड़ा। फिर कहीं इस बस्ती के फेरे की सूरत निकली। एक फेरा, फिर दूसरा फेरा, फिर तीसरा फेरा। हर फेरे में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के कूचे का फेरा ज़रूर किया, मगर अब तो सारा नक्शा ही बदला हुआ था। गहमा गहमी, खवे से खवा छिलता हुआ। हर दुकान पर गुलाब के फूलों के ढेर। चौखट को पार करके मज़ार तक पहुंचने के लिए धक्कम पेल। और हाँ, गालिब की कब्र वाला चबूतरा गायब, घास नदारद। अब यहाँ संगे मरमर का वसी चबूतरा था। इसके इर्द गिर्द खूबसूरत जाली, अंदर संगे मरमर से बनी हुई कब्र, इसके मुत्तसिल एक वसी गालिब हॉल। हर फेरे में गहमा गहमी पहले से ज़्यादा नज़र आई, और हर मर्तबा मुझे भादों की वो उदास शाम बेतरह याद आई, और जंगली घास के बीच वो उजड़ी उजड़ी कच्ची पक्की कब्र। या अल्लाह, वो शाम कहाँ जाकर छुप गई और वो कब्र कहाँ गुम हो गई। मैं उसे कहाँ ढूंढूं? और अब जब मैं इस खामोश उदास शाम को जो मेरे लिए गुमशुदा दिल्ली का इस्तिआरा बन गई है याद कर रहा हूँ, तो मोर की वही झनकार मेरे हाफजे में गूंज रही है। और इससे मुझे D.H. लॉरेंस की कही हुई एक बात याद आई। उसने कहा कि बास परिंदों की चहक महक में मुस्तकबिल की नवीद होती है, बास परिंदों की उदास आवाज़ हमें माजी की तरफ ले जाती है। उसने अपने देश के परिंदों का जिक्र किया और बताया कि किस परिंद की आवाज़ में मुस्तकबिल की नवीद होती है और किस की आवाज़ सुनने वाले को माजी में ले जाती है। और मैं सोच रहा हूँ कि हमारा मोर अजब परिंदा है। इसकी झनकार में माजी और मुस्तकबिल धूप छाँव की तरह अपनी झलक दिखाते हैं। जब सावन सूखा गुजरता चला जाता है और एक रोज़ अचानक घटा उमड़ती दिखाई देती है और दूर से मोरों की झनकार सुनाई देती, तो मेरी नानी अम्मा कहती कि मोर बोल रहे हैं, मी पड़ेगा।
پھر جب ساون کی جھڑی لگتی اور کسی شام دن بھر کی بارش کے بعد ایک وقفہ آتا، می تھم جاتا اور کہیں دور سے بھٹکے ہوئے مور کی جھنکار سنائی دیتی، تو اس میں کتنی اداسی ہوتی، لگتا کہ ماضی کے کسی دیار سے آ رہی ہے اور ہمیں ماضی کی طرف کھینچے لیے جا رہی ہے۔ اور اس گھڑی جب اس اکیلے بھٹکے ہوئے مور کی اداس جھنکار بھادو کی اس اداس شام کے دھند کو چیرتی ہوئی میرے کانوں میں آ رہی ہے، تو لگ رہا ہے کہ یہ آواز مجھے ماضی میں جانے کہاں کہاں کھینچ لیے جا رہی ہے، اور میں حیران ہو رہا ہوں کہ صدیوں کے اس سفر میں دلی کتنی بار لٹی اور کتنی بار آباد ہوئی، مگر میں تو یہ جاننے کے در پہ ہوں کہ یہ پہلی بار کب آباد ہوئی تھی، کون بسانے والے تھے، کون بسیا تھے۔ یہ کھوج کتنے محققوں کو اندر پرست تک لے گئی ہے، مگر وہ بستی دلی کب تھی؟ اندر پرست تھی یا اندر پوری یا اندر پت؟ مہا بھارت پڑھ لو، پتہ چل جائے گا کہ کیسے آباد ہوئی۔ جیسے اب جھگڑا فساد پڑا اور بٹوارا ہوا کہ دو ملک بن گئے، ایسے ہی تب بھی ہوا تھا۔ دھرت راشٹر نے بھتیجوں سے کہا کہ روز روز کی تکا فصیحتی سے بہتر ہے کہ تم اپنا حصہ لے کر الگ بیٹھو اور اپنا دیس آباد کرو، تو کھانڈو بن تمہیں دیا۔ تب پانڈووں نے ہستنا پور کو آخری سلام کیا اور کھانڈو بن میں آن براجے، مگر کھانڈو بن اجاڑ جگہ، گھنا جنگل، آدمی ندارت، سانپ ہی سانپ۔ مہا بھارت نے کیا کمال دکھایا ہے کہ ایک ایک سانپ کا نام لکھا ہے کہ کون کیسا زہری تھا اور یہاں آ کر آباد ہو گیا تھا۔ ارجن تیر کمان لے کر کھڑا ہو گیا، کرشن جی اس کی کمک پر تھے، مگر یہ سانپ خالی ارجن کے تیر کمان سے نہیں سنگوائے جا سکتے تھے۔ پانڈووں کے نصیب بھلے تھے کہ اگنی دیوتا کی کمک انہیں حاصل ہو گئی، انہوں نے سب سانپوں کو جلا کر خاک کر دیا، بس ایک سانپ بچ نکلا کہ وہ اس دن یہاں تھا ہی نہیں، دوسرے بن میں گیا ہوا تھا۔ اس نے بچ کر کیا کھیل کھیلا اور پانڈووں سے کیسے بدلہ لیا، یہ داستان الگ ہے۔ مطلب تو یہ ہے کہ یہ بن صاف ہو گیا اور ایک نئے نگر کا ڈول پڑ گیا۔ کیا نگر تھا جس کے گرد اگر ایسی فصیل کے دور سے دیکھو تو لگے کہ سفید سفید بادل امنڈ رہے ہیں۔ ان فصیلوں پر قطار اندر قطار تیر تلوار سے مسلح سپاہی بیٹھے ہوئے، فصیلوں پر برجیاں اور پھاٹک ایسے جیسے پہاڑ کھڑے ہیں، فصیل کے گردا گرد سمندر کی سی وسیع رکھنے والی خندق، ان کے متصل قطار اندر قطار باغ جو کوئلوں کی کوک اور موروں کی جھنکار سے گونجتے رہے۔ اس نئے نگر کی خبر دور دور پہنچی، دور دور سے ودوان، کلاکار، پنڈت، جوتشی، بیوپاری، ہنرمند کھنچ کھنچ کر آئے اور اندر پرست ایک شاد آباد نگر بن گیا۔ مگر ایسا شاد آباد نگر اجڑ کیسے گیا؟ اس پر کوئی بڑی چڑھائی بھی نہیں ہوئی، ہوتی کہاں سے؟ ان کے سارے دشمن تو کور و کشیتر میں کھیت ہو چکے تھے۔ تاریخ تو اس زمانے کی ہے نہیں، ہاں روایتیں بہت ہیں، اور جتنے منہ اتنی باتیں، اتنی روایتیں۔ ایک روایت بشیر الدین احمد ڈھونڈ کر لائے اور اپنی تصنیف واقعات دارالحکومت دہلی میں اسے درج کیا۔ اب میں تحقیق کرنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اسے نقل کرتا ہوں۔ کوروں کا ٹنٹا ختم ہو چکا تھا، اب راوی پانڈووں کے لیے چین لکھتا تھا۔ یدھشٹر مہاراج راج گدی پہ بیٹھے راج کرتے تھے، پانڈو برادران چین کی بصری بجاتے تھے، ساتوں نعمتیں انہیں میسر تھیں، اور دسترخوان کی کیا پوچھتے ہو، قسم قسم کا بھوجن، قسم قسم کے ذائقے۔ مگر ایک دن کیا ہوا کہ جب بھوجن پروسا جا رہا تھا تو ایک منحوس مکھی کہیں سے اڑ کر آئی اور بھوجن پر بیٹھ گئی، اندر پوری کی پوتر فضا میں، اور پھر وہاں کے راج محل میں جہاں کی صفائی کی دیوتا قسم کھاتے تھے مکھی۔ یدھشٹر مہاراج سناٹے میں آ گئے، ایسی گھن آئی کہ کھانا بغیر کھائے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر اندر پوری ہی سے ان کی طبیعت متنفر ہو گئی، نہ ہی دنیا ہی سے جی بیزار ہو گیا۔ راج محل چھوڑا، اندر پوری کو آخری سلام کیا اور انتم یاترا پر نکل کھڑے ہوئے۔ پانڈو بھائی اور دروپدی نے بھی ان کے ساتھ اپنے نگر کو سلام کر لیا۔ اندر پرست کی ساری رونق، ساری شوبھا اس کے راج دلاروں کے ساتھ چلی گئی۔ وہ شاد آباد نگر دیکھتے دیکھتے ویران ہو گیا۔ اے منحوس مکھی تیرا برا ہو، کیا شاد آباد بستی تھی جسے تیرے ندیدے پن نے غارت کر دیا۔ پھر زمانے نے اس نگر کو ایسا فراموش کیا کہ کسی تذکرے میں پھر اس کا ذکر ہی نہیں آتا۔ آخر پانڈووں کے بعد اس پر کیا بیتی؟
बस जैसे ये नगर सफाए अस्ती से हरफ गलत की तरह मिट गया हो। हाँ, इतना जिक्र आता है कि ज़माने बाद यहीं कहीं किसी छोटे मोटे राजा ने, जिसका नाम दहलू था, एक बस्ती बसाई। उसके नाम पर इस बस्ती का नाम दहलू पड़ गया। दहलू ही का नाम बिगड़कर रफ्ता रफ्ता दिल्ली और फिर दिल्ली बन गया। लीजिए, यह है दिल्ली की असल और वजह तस्मिया। इंद्रप्रस्थ उजड़ा तो दिल्ली आबाद हुई। कहते हैं कि दिल्ली में जहाँ पुराना किला है वहीं असल में इंद्रप्रस्थ का राजनगर था। चलिए, राजा दहलू ने एक नगर बसाया जिसका नाम दहलू पड़ गया और फिर इसे लोग दिल्ली कहने लगे थे। फिर इसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। हाँ, भाटों के कबत में कुछ इस किस्म का जिक्र आया है कि यह नगर 792 बरस तक उजाड़ पड़ा रहा। इसके बाद जाकर कहीं आबाद हुआ। कब आबाद हुआ? लीजिए, अब तारीख बोलती है और ये नगर गुमनामी के पर्दे से निकलता है। राजा अनंग पाल ने 1052 में इसे अपनी राजधानी बनाया और धूम के साथ आबाद किया। और ये वो ज़माना है जब महमूद गजनवी हिंदुस्तान में मार धाड़ करके वापस जा चुका है और अब तनवार ख़ानदान का राजा अनंग पाल सुख का सांस लेता है। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है, नगर के गिर्द फसील खिंचवाता है, मंदिर तामीर होते हैं, बंद बांधे जाते हैं, तालाब बनाए जाते हैं। सबसे बढ़कर ये कि लाल कोट नाम का किला तामीर किया जाता है। क्या रोब दाब वाला लाल कोट है। फाटक के दाएं बाएं पत्थर के 2 शेर खड़े हैं जिनमें जंजीर लटकी हुई है। फरियादियों को खुली छुट्टी है कि आए जंजीर खींचें। उनकी फरियाद सुनी जाएगी, इंसाफ किया जाएगा। ये थी सरजमीन हिंद पर जंजीर अदल की इब्तिदा। अनंगपाल ने जाने कितने बरस तक राज किया। बहरहाल इसकी नस्ल खूब चली और तनवार ख़ानदान ने कमोबेश 100 बरस तक बिला खटके राज किया। कहीं 100 साल बाद, समझ लो कि 1151 ईस्वी में चौहान ख़ानदान ने जोर पकड़ा और इसके एक राजा बिसाल देव ने दिल्ली पर धावा बोला और इसे फतह कर लिया। लेकिन जल्द ही फातेह और मफ्तू में मिलाप हो गया। सुलह इस शर्त पर हुई कि तनवार का राजा चौहान ख़ानदान की राजकुमारी से ब्याह कर ले, फिर इससे जो बेटा पैदा हो वो दिल्ली के तख्त पे बैठे। तो लीजिए, ब्याह हो गया। जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम था पृथ्वीराज, यानी विसाल देव के बेटी का बेटा। तनवार और चौहान दोनों खानदानों का नूर नज़र। विसाल देव के बेटा कोई नहीं था। उसने इस नवासे को गोद ले लिया। तो जब इसकी आंख बंद होने लगी तो इसने अपने राजपाट का वारिस इसे ही बनाया। यानी दिल्ली और अजमेर दोनों की राजगद्दियां पृथ्वीराज उर्फ राय पथूरा के नसीब में लिखी गईं। तो साहिबो, अब राय पथूरा के नाम का डंका बजता है। 2 राजधानियां, 1 राजा। इसका एक कदम अजमेर में है, दूसरा कदम दिल्ली में। और राज हिमालय पर्वत से शुरू होकर जनूब में बंदियाचल की पहाड़ियों और नर्मदा नदी पर जाकर ख़त्म होता है। अनंगपाल के लाल कोट को लोग भूले। अब राजपथुरा ने यहाँ अपना लाल कोट इस शान से खड़ा किया है कि 4 दांग में इसकी धूम है। शहाबुद्दीन गौरी ने किस जोर शोर से धावा बोला था, मगर राय पथुरा से मुंह की खा के गया। राय पथुरा के दूर और नज़दीक धाक बैठ गई। लेकिन बुरा हो इश्क का, राय पथुरा को इसका इश्क ले बैठा। ज़रा गोशे होश से सुनो कि यह कमबख्त इश्क राय पथुरा की जान को कैसे लगा और इसने परवान चढ़कर क्या गुल खिलाया। राजा जयचंद की एक बेटी थी संजुगता। चंदे आफ्ताब चंदे महताब, भाट इसके संदुरता के गीत गाते फिरते थे। सबसे बढ़कर राय पथुरा के दरबार का भाट चंदा था, जिसने कुछ इस कमाल के साथ इसके सुंदरता का नक्शा खींचा कि राय पथुरा के दिल में वो तस्वीर खप गई। इश्क का तीर दिल में जाकर तराजू हो गया। मगर इश्क में हमेशा ये होता आया है कि बीच में कोई पेच पड़ जाता है, वहीं से खराबी की दास्तान लिखी जाती है। यहाँ पेच ये पड़ा कि संजुगता तो दुश्मन की बेटी थी, यानी राजा जयचंद की। जयचंद कनूज का राजा था और राय पथुरा का हरीफ। वो कैसे? ऐसे कि हरचंद के वो राठौर घराने का चश्मो चराग था। मगर बिसाल देव की एक बेटी राठौर घराने में भी तो ब्याही ही गई थी। जयचंद इसी के पेट से पैदा हुआ था, यानी वो भी बिसाल देव का नवासा था, बल्कि बड़ा नवासा वही था। मगर नाना ने छोटे नवासे को गोद लिया और अपनी गद्दी पे बिठाया। जयचंद को यह बात खा गई।
तो फिर संजोगता और राय पथुरा का संजोग होता तो कैसे होता? वैसे तो राय पथुरा की एक पुरानी नौकरानी ने कटिनी का किरदार अदा किया। हजार जतन करके जयचंद के महल में पहुंची और संजोगता का कुर्ब हासिल कर लिया। आगे इसे ज्यादा जतन करने की जरूरत नहीं पड़ी। संजुक्ता ने राय पथुरा की सूरमाई के किस्से सुने थे और इस पर नादीदा आशिक हो चुकी थी। तो आग तो दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी, बस भड़कने के लिए बहाना तलाश कर रही थी। वो बहाना खुद जयचंद ने फराहम कर दिया। राजा जयचंद को अब यह दिखाना था कि बड़ा राजा वो है। इस चक्कर में उसने आशोमीदा पगिया की डोंडी पटवा दी। आशोमीदा पगिया यानी घोड़े की कुर्बानी की तकरीब, जिसका मतलब ये होता है कि करीब और दूर के राजा बुलावा पहुंचने पर इस तकरीब में आकर शरीक हों और मेज़बान राजा की बड़ाई को तस्लीम करें। हाँ, इसी के साथ उसने राजकुमारी संजोगता के स्वयंवर का भी ऐलान कर दिया। इसका मतलब यह था कि संजोगता माला लेकर बड़ी सभा में आएगी और राजों महाराजों में से जो भा जाएगा उसके गले में माला डाल देगी। राजा जयचंद ने दूर और नज़दीक के राजों महाराजों को इस जश्न में मदऊ किया और रस्म के मुताबिक हर एक राजा को कोई खिदमत सुपुर्द की। राय पथुरा को जलील करना मकसूद था, सो उसे दरबानी की खिदमत सौंपी गई। आशुमीदा पगिया धूम से मनाया गया। सब राजा आए, राय पथुरा नहीं आया। राजा जयचंद ने क्या किया कि उसका एक सुनहरी बुत बनवाया और दरबान की जगह दरवाजे पे खड़ा कर दिया। उधर राय पथुरा ने अपनी एक स्कीम तैयार की थी। उसने 100 चौहान सूरमा साथ लिए। उन्होंने फकीरों का भेष भरा, अपने घोड़ों को करीब के जंगल में छोड़ा और खुद स्वयंवर के जश्न में जा शामिल हुए। इन्हीं में रला मला राय पथुरा भी थे। राजकुमारी संजोगता माला लेकर सभा में आई। एक एक राजा के पास से गुजरी, एक एक की सूरत देखी। जिस सूरत को निगाहें तलाश कर रही थी वो नदारद। जब दरवाजे के करीब पहुंची और राय पथुरा की मूर्ति पर नजर गई तो उसने जयमाला झट उसके गले में डाल दी। बस सभा में तहलका पड़ गया। इधर राय पथुरा ने झुरझुरी ली, आगे आकर संजोगता की कलाई पकड़ी, लपक झपक बाहर आया, घोड़े पे साथ बिठाया, ये जा वो जा। पीछे पीछे चौहान सूरमा। इधर राठौर सूरमाओं को होश आया कि ये क्या हो गया। उनकी गैरत ने जोश मारा। घोड़ों पे बैठ तलवारें सौ ताकुब में चले। थोड़ी दूर पहुंचे, खूब खांडा बजा, नौनेजी पानी चढ़ा, खून की नदियां बह गई, मगर राय पथुरा के सामने राठौरों की कोई पेश ना गई। मारता काटता वो दिल्ली जा पहुंचा और दिन से लाल कोट में जयचंद की कुरकुरी हो गई। वो तो अंगारों पे लौटने लगा और अब इसने शहाबुद्दीन गौरी की तरफ देखना शुरू किया कि दुश्मन को नीचा दिखाने की इसे ये ही राह नजर आई। कैसा कठोर बाप था। मुतलक ना सोचा कि बेटी का घर उजड़ जाएगा, और कैसा ना आकबत अंदेश राजा था कि ये ना जाना कि बाहर वाले को एक मर्तबा अंदर आने की राह मिल गई तो फिर वो दिल्ली और अजमेर ही तक क्यों कनात करेगा। गौरी को ऐसा मौका खुदा दे। उसने तो पहले ही अपनी शिकस्त का बदला लेने की ठानी हुई थी। अब घर के एक भेदी से शय मिली तो फौरन ही उठ खड़ा हुआ। मगर ठहरिए, इस बीच एक वाक्य और भी गुजर गया। मुअर्रिख तो इस वाक्य को काहे को तस्लीम करेंगे। खैर, मुअर्रिख तो संजुक्ता से इश्क को भी कब खातिर में लाते हैं, वो तो वाक़यात के हिसाब से चलते हैं। मगर इस ज़माने की खिलकत ने तो बहरहाल इस इश्क और जो वारदात अब मैं बयान करने लगा हूँ दोनों ही से राय पथुरा की खराबी को मंसूब किया है। तो वाक़या यूँ बयान किया जाता है कि राय पथुरा ने खाली राजा जयचंद ही से दुश्मनी मोल नहीं ली थी, बैठे बिठाए धरती के राजा बासक को भी अपना दुश्मन बना लिया। बासक नाग शीश नाग का भाई। हिंदू देवमाला कहती है कि वो धरती का राजा है मगर तबीयत में करार नहीं, धरती तले घूमता फिरता है। आज यहाँ है तो कल लहर खा के कहीं और निकल गया। अगर किसी राजा के महल तले जा बराजा तो समझ लो कि उस राजा की राज को 4 चांद लग गए। तो हुआ यूँ कि एक दिन दिल्ली के ज्योतिषी दरबार में हाजिर हुए और हाथ जोड़कर बोले कि है महाराज, हमारी ज्योतिष ने हमें बताया है कि इन दिनों राजा बासक लाल कोट तले बराजे हुए हैं। किसी तरकीब से अगर राजा जी इसी स्थान पर मुस्तकिल टिक जाए तो चौहानों के राज को कोई खटका नहीं रहेगा, बस वो सदा राज करेंगे। राय पथुरा ये सुनकर खुश हुआ।
پوچھا کہ پھر کوئی ترکیب بتاؤ۔ جوتشیوں نے کہا کہ ترکیب یہ ہے کہ لوہے کی ایک لمبی سی کیل بنواؤ اور اسے وہاں ٹھوکو جہاں راج باسک کا پھن ہے۔ پھن میں کیل گڑ گئی تو پھر راجہ باسک کیسے سرکیں گے اور کہاں جائیں گے؟ رائے پتھورا کو یہ ترکیب پسند آئی۔ جھٹ پٹ لوہے کی ایک کیل بنوائی گئی۔ کیل کیا تھی؟ اچھی خاصی لوہے کی ایک لاٹ تھی۔ جوتشیوں نے حساب کر کے اس جگہ کا تعین کیا جہاں راجہ باسک کا پھن تھا اور کیل گڑوا دی۔ جوتشی تو کیل گڑوا کے نچنت ہو گئے، مگر رائے پتھورا کو بہت بے قراری تھی کہ کیل پھن میں گڑی بھی ہے یا نہیں۔ اس نے کیل کو اکھڑوانے کا حکم دیا کہ اسے دیکھ کر اطمینان کر لیا جائے کہ پھن اس کی زد میں آیا بھی ہے۔ کیل جب اکھاڑ کے دیکھی گئی تو اس کی نوک خونم خون نظر آئی۔ رائے پتھورا نے حکم دیا کہ فوراً اسے اسی جگہ گاڑ دیا جائے کہ یہ تو سیدھی پھن میں جا کر گڑ گئی تھی۔ مگر جوتشیوں نے سر پیٹ لیا کہ مہاراج آپ نے کیا غضب کیا، اور اب کیل گڑوانے سے کیا ہوگا؟ راجہ باسک تو اتنی دیر میں لہر کھا کر کہیں آگے نکل گئے ہوں گے۔ اور اب سنو کہ شہاب الدین غوری ادھر غزنی سے آندھی دھاندھی چلا اور مارا مارا کرتا ہوا چوہان راج کی سرحد پر آن دھمکا۔ ادھر رائے پتھورا محل میں سنجوکتا کے ساتھ مگن بیٹھا تھا۔ سنجوکتا مل گئی تو بس جیسے دنیا جہان کی دولت مل گئی۔ اب کس بات کی چنتا تھی؟ راج پاٹ سے بے نیاز محل میں سنجوکتا کے ساتھ عیش ہو رہے تھے۔ غوری کی چڑھائی کی خبر آئی تو دربار میں کھلبلی پڑ گئی۔ راجہ کو جا کر کون خبر کرے؟ تب چندا بھاٹ نے، جو راجہ سے بہت قریب تھا، یہ ذمہ داری قبول کی۔ 7 ڈیوڑیاں طے کر کے راجہ کے حضور پہنچا اور چڑھائی کی خبر سنائی۔ اب رائے پتھورا کو ہوش آیا۔ رائے پتھورا کے ایک اشارے پر کتنے سورما راجپوت اس کے جھنڈے تلے اکٹھا ہو گئے۔ قیامت کا رن پڑا۔ جب لڑتے لڑتے سورج سر پہ آ گیا اور دوپہر کا وقت ہوا تو لڑائی میں وقفہ آیا۔ رائے پتھورا نے درخت کے سائے میں بیٹھ کر دم لیا۔ 150 راجہ مہاراجہ اس کے گرد اکٹھا تھے۔ سب نے قبضے پر ہاتھ رکھ کر پان کا بیڑا اٹھایا، منہ میں رکھا، شربت پیا، تلسی کی پتی زبان پر دھری، باتیں بے زعفرانی تلک لگایا اور آخر دم تک لڑنے کی قسم کھائی۔ اور سچ مچ وہ آخر دم تک لڑے اور تلوار کے جوہر خوب دکھائے۔ مگر آج کا دن رائے پتھورا پر بھاری تھا۔ دن ڈھلتے ڈھلتے بساط الٹ گئی۔ راجپوت فوج تتر بتر ہو گئی اور خود رائے پتھورا کی جان کے لالے پڑ گئے۔ ادھر مہارانی سنجوکتا ایک راجپوتنی کی شان کے ساتھ آنے والے وقت کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ پل پل کی خبر اسے پہنچ رہی تھی۔ جب جنگ کا نقشہ بدلا تو اس نے چتا تیار کرنے کا حکم دیا۔ ادھر رائے پتھورا کے انجام کی خبر آئی، ادھر وہ راج سنگاسن سے اتر چلتی چتا میں جا بیٹھی۔ یہاں آ کر عشق کی یہ داستان تمام ہوتی ہے اور اس کے ساتھ چوہانوں کا سورج غروب ہوتا ہے۔